बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज जो अध्याय हम पढ़ेंगे वो है जनजाति। तो आज हम जनजाति का अर्थ और परिभाषा देखेंगे। गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। यह खानाबदोशी जत्थे, झुंड, गोत्र, भातृदल एवं आदर्श से अधिकृत, विस्तृत और संगठित होती है। जनजाति को परिभाषित करते हुए गिलिन और गिलिन ने लिखा है, स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रहण को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजातीय कहते हैं। डॉक्टर रिवर्स के मतानुसार जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। भारतीय समाजशास्त्री मजुमदार लिखते हैं, एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को मानते हैं। हॉबल ने जनजाति की जो परिभाषा दी है बच्चों, वह यह है कि एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है जो उन्हें दूसरे जनजातीय समूहों से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है ना। तो जनजाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए राल्फ पेडिंगटन कहते हैं कि हम एक जनजाति के व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती हो। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन, व्यवसाय होता है और जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है ना। जनजातियों की अब हम विशेषताएं भी देख लेते हैं। जनजाति की जो विशेषताएं हैं बच्चों, उनमें जनजातीय समाज सरल समाजों की श्रेणी में आते हैं। इनमें वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक सरल ग्रामीण समाज में पाई जाती हैं। जनजातीय समाज कम विभेदीकृत होते हैं। इनमें परंपरा, रूढ़िवादिता का बोलबाला होता है और धर्म की भी इनमें प्रधानता होती है। आकार की दृष्टि से ये छोटे होते हैं जिनमें वैयक्तिक संबंधों की प्रधानता होती है। ये समष्टवादी होते हैं, इनमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है तथा विभिन्नता के स्थान पर इनमें समानताएं पाई जाती हैं। इनमें प्राथमिक समूह की प्रधानता होती है और सामाजिक नियंत्रण के लिए अनौपचारिक साधनों जैसे परंपरा, प्रथा, जनरीति, धर्म, नैतिकता, इनका ये अधिक प्रयोग करते हैं और यह इनके समाज में प्रचलित भी होता है। जनजातियों की कुछ और विशेषताएं हैं। उनमें पहली जो विशेषता है वो है सामान्य भूभाग। एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है। इसके परिणाम स्वरूप उसका उस भूभाग से लगाव और उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। सामान्य भूभाग में रहने के कारण ही उसमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएं विकसित हो जाती हैं। दूसरी जो विशेषता रहती है जनजाति की वो है सामान्य भाषा। एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से ही वह अपनी संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं, किंतु सभ्यता के संपर्क के कारण कई जनजातियां द्विभाषीय भी हो गई हैं। जनजातियां अंतर्विवाही होती हैं। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। जो अगली विशेषता है वो है नाम। प्रत्येक जनजाति का अपना कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है। उसके सदस्य अपना परिचय जनजाति के नाम के आधार पर देते हैं। अगली विशेषता है सामान्य संस्कृति। एक जनजाति के सभी सदस्यों की सामान्य संस्कृति होती है। उनके रीति रिवाज, प्रथा, लोकाचार, नियम, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान पान, भाषा, रहन सहन, विचार, विश्वास, मूल्य सभी में समानता पाई जाती है। फिर है आर्थिक निर्भरता।
एक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होती है। शिकार, फल फूल एकत्रित करने, पशुचारण, कृषि और गृह उद्योग आदि के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं जनजाति के सदस्य स्वयं ही जुटा लेते हैं। कभी कभी वह अपने पड़ोसी समाजों में भी विनिमय करते हैं। फिर है राजनीतिक संगठन। एक जनजाति का अपना एक निजी राजनीतिक संगठन होता है। इसमें अधिकांश एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं का पालन कराने, नियंत्रण बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। कहीं कहीं मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद भी पाई जाती है। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक संगठन को जनजाति के लिए आवश्यक नहीं माना है। फिर अगली जो विशेषता है वो है सामान्य निषेध। एक जनजाति खानपान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित सामान्य निषेधों का पालन करती है। जनजातियों में हम की भावना भी बहुत अधिक पाई जाती है। इसी भावना के कारण वे परस्पर सहयोग और सहायता प्रदान करते हैं और संकट के समय एकता का प्रदर्शन भी करते हैं। नातेदारी का महत्व भी जनजाति में बहुत अधिक पाया जाता है। जनजाति लोग अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंध अपने नातेदारों तक ही सीमित रखते हैं। उनके कानूनों एवं प्रथाओं का पालन भी नातेदारी तक ही सीमित होता है। कई बार तो नातेदारी का विस्तार संपूर्ण जनजाति तक होता है। फिर आता है अगला बिंदु, धर्म। प्रत्येक जनजाति का अपना एक विशिष्ट धर्म भी होता है। इनमें धर्म के प्रकृति पूजा, आत्मवाद, जीवात्मवाद, मानवतावाद की प्रधानता होती है और ये लोग अनेक अवसरों पर कई जादुई क्रियाएं भी करते हैं। यदि ये ना एक लड़की है ना, बीएससी छोड़ करके या बीएससी में एडमिशन लिया इसने। एक मिनट है ना, ये पता नहीं रुकनी क्या हो गया। सामान्य पूर्वज भी कई जनजाति अपनी उत्पत्ति एक ही सामान्य पूर्वज से मानते हैं। यह पूर्वज काल्पनिक या वास्तविक भी हो सकते हैं। इवान प्रिचर्ड्स ने आदिम समाज या जनजाति समाज की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ऐसे समाज जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं। इनकी प्रौद्योगिकी प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल प्रकार की होती है तथा अर्थव्यवस्था भी सरल प्रकार की होती है, जिनमें सामाजिक कार्यों का विशेषीकरण कम मात्रा में पाया जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने आदिम समाज की इन विशेषताओं में कुछ विशेषताएं और जोड़ दी हैं, जैसे इनमें साहित्य, व्यवस्थित कला, विज्ञान, आत्मविद्या का अभाव पाया जाता है। यह तो थी बच्चों जनजाति की विशेषताएं, है ना, यह जनजाति के लक्षण। अब हम देखते हैं कि जनजाति और जाति में क्या अंतर होते हैं। कई बार जाति और जनजाति शब्दों का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है, जबकि ये दोनों भिन्न अवधारणाएं हैं। यद्यपि इन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे कुछ जातियां ऐसी हैं जो जनजातियों की भांति एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती हैं और एक निश्चित भाषा का ही प्रयोग करती हैं। फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर तो पाए जाते हैं। ये अंतर क्या है, आइए बच्चों हम देखते हैं। पहला है, जनजाति का एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर बसा होता है, जबकि जाति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। दूसरा जो अंतर इनमें है, जाति मुख्यतः जन्म के आधार पर विकसित होती है, जबकि जनजाति निश्चित भू क्षेत्र के निवास करने के कारण विकसित होती है। तीसरा है, प्रत्येक जाति का एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय रहा है, किंतु किसी जनजाति का कोई एक निश्चित व्यवसाय नहीं होता और न ही उसके सदस्यों पर व्यवसाय संबंधी कोई नियंत्रण ही होते हैं। जनजाति अपनी उत्पत्ति किसी काल्पनिक पूर्वज से मानती हैं, जबकि जातियां ऐसा नहीं करती। प्रत्येक जनजाति का एक राजनीतिक संगठन होता है, जबकि जाति में जाति पंचायत होते हुए भी जनजातियों की भांति उनका कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता। एक जनजाति में कोई उप जनजाति नहीं होती, जबकि जाति में कई सारी उपजातियां होती हैं। सातवां अंतर जो इनमें है, जाति में अंतर्विवाह के कठोर नियम पाए जाते हैं, जबकि जनजाति में ये नियम लचीले होते हैं। आठवां, एक जनजाति में ऊंच नीच की भावना और अस्पृश्यता की भावना नहीं पाई जाती, जबकि जाति व्यवस्था में संस्तरण व अस्पृश्यता की भावना पाई जाती है।
जनजातियों में गोत्र के नाम टोटम, पशु, पेड़, पौधे आदि के आधार पर होते हैं, जबकि जाति के गोत्र के नाम ऋषियों के आधार पर होते हैं। जनजातियों के अपने अपने टोटम होते हैं जिनको ये पवित्र मानते हैं और जिनकी आध्यात्मिक शक्ति में ये विश्वास करते हैं। जातियों में टोटम जैसी किसी शक्ति में विश्वास नहीं किया जाता। 11 नंबर, जनजातियाँ आत्मनिर्भर होती हैं किंतु जाति नहीं। कई जातियाँ मिलकर ही संपूर्ण समाज का व्यवस्था का निर्माण करती हैं, जबकि एक जनजाति अपने आप में ही पूर्ण इकाई या व्यवस्था होती है। बेली की यह मान्यता है कि जनजातियों को एक ऐसे सतत सेतु की तरह माना जानना चाहिए जिसके एक ओर जनजातियाँ और दूसरी ओर जातियाँ हैं। जनजातियों की संरचना पृथक तथा समतावादी है, जबकि जातियों की जैविक एकात्मवादी वाली संरचना की तरह अन्योआश्रित। सिन्हा ने भी जाति और जनजाति को सतत सेतु के रूप में देखा है।